बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल बॉन्ड की 3 टाइप्स में से एक टाइप हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऐसा था जिसमें दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बना था। एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से आया था और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आया था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, निकाल दिया था अपने वैलेंस शेल में से, और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिसीव करके दोनों एटम्स ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करके स्टेबिलिटी हासिल कर ली थी। ठीक है जी। आज हमारे पास केमिकल बॉन्ड की दूसरी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, और साथ में ही कोवलेंट कंपाउंड को भी हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था। कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है जी? देखिए, बॉन्ड का तो हमें पता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान कशिश की फोर्स जिस वजह से वो इकट्ठे रहते हैं उसको हमने बॉन्ड का नाम दिया था। आज हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि मैंने नीचे लिखा है पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ग्रुप, आमतौर पर ये पांचवा, छठा और सातवां होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। चौथा ग्रुप भी मैंने साथ ऐड कर लिया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को, उनके पास सिर्फ यही प्रोबेबिलिटी हो, यही चांस हो कि वो अपने ही किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, तब उनके दरमियान बॉन्ड कोवलेंट आता है। यानी कि इनके पास ये चांस नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ कोई बॉन्ड बना लें। इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपने ही किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है, तब उसके दरमियान जो बॉन्डिंग आएगी उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बात की हमें समझ आएगी। देखें, ऑक्सीजन एलिमेंट जिसका ग्रुप नंबर 6 होता है, उसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने कर दी। उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये भी ऑक्सीजन एटम है तो उसके वैलेंस शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखें, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर ये दोनों आयोनिक बॉन्ड को फॉलो करें तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डेफिनेटली ये खुद अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में फिर 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये तो स्टेबल हो जाएगा लेकिन ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल नहीं होती है कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे के खुद वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाए। नो, ऐसा नहीं होता। और इसके लिए भी वही सेम कंडीशन होगी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसका तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा लेकिन ये खुद गैर कैंप जीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही मवाजना हो, जिस तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही हो, तब ये क्या करते हैं, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, ये एक थर्ड प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी केमिकल बॉन्ड बनाने के तरीकाकार में, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब कितने करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की दोनों में कमी होगी ना, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जैसा कि देखें, अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो ये दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, जिस तरह मैंने ये लिखी हुई है, सर्कल लगाया हुआ है। ओके, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की दोनों में कमी थी, सो 2-2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर लिए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये एटम समझेगा मेरे हैं और ये एटम समझेगा वो इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर बन जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। अब फिर क्या होगा, ये एटम समझेगा 4 मेरे हैं, 4 ये और 4 ये, टोटल कितने हो जाएंगे 8। सो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए। और ये एटम भी वही चीज करेगा, क्या, ये 4 तो वैसे पड़े हुए थे ना उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी, और ये 4 शेयर हुए हैं, तो 4 ये और 4 ये, क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस शेल उसका भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कंप्लीट हो जाएगा। सो दोनों एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों एटम के वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, सो दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। इस तरह की बॉन्डिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ना ही वो ट्रांसफर होते हैं, ना ही वो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन की मैंने लिखी है एग्जांपल, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो डेफिनेटली इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सेम प्रोबेबिलिटी यही होगी कि इन दोनों में भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, ना ही दूसरा रिसीव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। फिर क्या होगा, सेम यही फिनोमिना रिपीट होगा, क्या,
कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उनमें वो उतने उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। चूंकि तीन तीन की कमी है ना, इसमें भी तीन और इसमें भी तीन कम है, सो क्या करेंगे वो तीन तीन शेयर कर लेंगे। जिस तरह यहाँ पे दो दो की कमी थी, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं। अब चूंकि यहाँ पे तीन तीन की कमी है तो इस तरह ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन करके तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए, यानी कि तीन जोड़े बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन के जो शेयर हुए हुए हैं। अब क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि तीन पेयर, ये एटम समझेगा मेरे हैं और ये समझेगा मेरे हैं, 6 ये और 7 8 कंप्लीट हो गए ना। इस तरह 6 ये और 7 और 8 दोनों एटम क्या हुआ, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन्होंने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया। किस तरह, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए। ये दोनों एटम भी फिर स्टेबल हो जाएंगे। समझ आ गई बात कि नहीं। तो ये मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड था। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनता किस तरह, इसके लिए कुछ थोड़ी सी शराइत है, क्या कंडीशन है वो हम जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो एटम है ए और बी, कोई भी एलिमेंट है। अब इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर डेफिनेटली चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो उन्होंने शेयर किया हुआ है, डेफिनेटली ये न्यूक्लियस की नजर इस पे होगी, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। इसी तरह इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की भी नजर होगी, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव कशिश करते हैं और सेम टाइप का चार्ज रिपेल करते हैं, यानी कि जमा जमा को दफा करेगा और नफी नफी को दफा करेगा, जमा नफी को और नफी जमा को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर और न्यूक्लियस के दरमियान कौन सी फोर्स डेवलप होगी, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कशिश की फोर्स। लेकिन इसके साथ में एक और फोर्स भी है, वो कौन सी होगी, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस पे। अभी मैंने क्या बात की कि हमेशा एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, दफा करते हैं। अब ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस पर कौन सी फोर्स लगेगा, दफा की, यानी ये इसको दूर धकेलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है वो कशिश की होगी, पास आने की, और न्यूक्लियस की फोर्स दफा की होगी, दूर जाने की। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ये जरूरी है कि जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, वो डोमिनेंट होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियस पर लग रही है। यानी कशिश की फोर्स अगर दफा की फोर्स पर गालिब होगी, कशिश की फोर्स दफा की फोर्स पर अगर गालिब होगी, तभी ये दो एटम करीब करीब आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिपल्सिव फोर्स यानी कि दफा की फोर्स गालिब आ गई है कशिश की फोर्स पे, तो फिर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है जी। ये मेरे पास कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, क्लियर है जी। अब हम जी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप कौन सी हैं जी। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स के बारे में सीखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप से क्या मुराद है और ये कितनी है। वो तीन टाइप्स हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनसे क्या मुराद है, देखें अभी तक हमें इस बात की तो समझ आ गई होगी कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है और किन के दरमियान में बनता है। वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है। दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं कि जब दो सेम टाइप के एटम, लेकिन दोनों कहां पे होने चाहिए, कहां से आने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन की उनके वैलेंस शेल में कमी होगी उतने उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जिस तरह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल डिस्कस की है। इसी तरह एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का चूंकि एटॉमिक नंबर 17 होता है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दो एटम मैंने क्लोरीन के लिख लिए हैं। डेफिनेटली अब क्या होगा, चूंकि इन दोनों एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, सो क्या करेंगे, ये जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेंगे। मसलन ये है, अब चूंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया जो दोनों एटम में कॉमन है। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी कि दो इलेक्ट्रॉन और ये 6 8 हो जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सो दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है जी। अब हम आते हैं अपनी टाइप्स की तरफ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड
जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हो। तीसरा क्लोरीन है। हम देखेंगे कि क्लोरीन के दरमियान चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सो इस तरह के बॉन्ड को बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और आमतौर पर इसको एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं ऐसे। Cl दो एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड को आमतौर पर एक सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। सो सिंगल लाइन का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। डबल, इसमें क्या आ जाएगा, जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हों, मसलन ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, सो इसको हम दो लाइनों की मदद से जाहिर कर देंगे। यानी कि ये दो लाइनें ये बता रही हैं कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मीन कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इसी तरह ट्रिपल में क्या होगा, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, जिस तरह नाइट्रोजन है, क्योंकि उसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, सो मैं तीन लाइनें लगा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक एक एग्जांपल लिखी है। हमारी बुक में काफी एग्जांपल हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। मैंने जो सिंपल एग्जांपल है वो लिख दिए हैं। ठीक है जी, सो ये मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक था। ये हमने कोवलेंट बॉन्ड के मतलब डिटेल से बात की, कोवलेंट बॉन्ड किस तरह वजूद में आता है, इसकी क्या टाइप्स हैं। अब हम कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड से क्या मुराद है। जिस तरह हमने आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था, इसी तरह इन दोनों टॉपिक को भी पैरेलल ही हमने डिस्कस किया। अब कोवलेंट कंपाउंड से क्या मुराद है, ऐसे कंपाउंड जिनमें बॉन्डिंग कोवलेंट हो, या हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड वजूद में आते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, जिनके दरमियान बॉन्डिंग सिंपल कोवलेंट हो। अब उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए जी, पहली प्रॉपर्टी है कि हमने ये सीखा कि कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के नतीजे में। तो डेफिनेटली शेयरिंग के नतीजे में किसी भी एटम पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में हमने ये बात सीखी थी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन एक एटम निकालता था अपने वैलेंस शेल में से, दूसरा उसको रिसीव करता था, इस वजह से एक एटम पर पॉजिटिव और एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आता था। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा, यानी किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, कि ये आयोनिक बॉन्ड की निस्बत कोवलेंट कंपाउंड बहुत वीक होते हैं। उसकी वजह, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयोनिक बॉन्ड में हमने ये सीखा था वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटम के दरमियान में वजूद में आता है, तो उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जब भी कुछ चीज़ आयंस की फॉर्म में होगी ना, तो उसके दरमियान बहुत मजबूत कशिश की फोर्स होगी। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा कोई सीन नहीं था जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बने। इसमें तो क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। यही वजह है कि ये आयोनिक बॉन्ड की निस्बत वीकर होते हैं। ठीक है जी, इसमें एक बात और याद रख लें, दो एटम के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जितना ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जितना ज्यादा होगा उतना ही वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड में एक चीज आपने याद रखनी है, अगर तो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से कम हो तो उन एटम्स के दरमियान हमेशा बॉन्ड कोवलेंट होगा। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा हो जाए तो वो बॉन्ड हमेशा आयोनिक होगा। तो डेफिनेटली 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ जाएगी। सो कोवलेंट कंपाउंड वीकर होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है जी कि हमने ये कोवलेंट कंपाउंड के स्टार्ट में मुझे बात पड़ी थी कि कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मैट्रिक्स के दरमियान में बनते हैं, यानी कि 15वां 14वां 15वां 16वां और 17वां ग्रुप, या हम उसको सिंपली कह सकते हैं चौथा 5वां 6वां और 7वां एक ग्रुप, जिसकी नाम बात की थी हमने। ठीक है, सो फॉर्म्ड बाय नॉन मैट्रिक्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आपने बात याद रखनी, कोवलेंट कंपाउंड में जिनका मैस बहुत कम होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आमतौर पर कम होता है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जिनका मास समझ लेके एवरेज होता है, मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, जिनका मैस एवरेज होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझ लें कि जिनका लोअर था उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जिनका मैस बहुत ज्यादा होता है कोवलेंट कंपाउंड का, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। सो ये चेंज होता रहता है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है मैस पर कि कोवलेंट कंपाउंड का मैस कितना लिया हुआ हमने, यानी कि कौन सा मालिक्यूल लिया हुआ है, ज्यादा मैस वाला या कम मास वाला।
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इनमें इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली नहीं पास होती, ये बैड कंडक्टर होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, इसमें एक बात आप याद रख सकते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये होता है कि पोलर अशिया हमेशा पोलर में हल होंगी और नॉन पोलर अशिया हमेशा नॉन पोलर में हल होंगी। तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये मोस्ट बल्कि 95% ये नॉन पोलर होते हैं। यही वजह कि ये पानी में सॉल्युबल भी नहीं होते। पानी में कौन सी चीज सॉल्युबल होगी? जितने भी पोलर कंपाउंड हैं वो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल होंगे या आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि वो अपने आयंस में बढ़ जाते हैं जब पानी में हल होते हैं। जब हम पानी में आयोनिक कंपाउंड को हल करते हैं तो वो जाके अपने आयंस में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इजीली वो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर के। लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि पोलर पोलर में हल होंगे और नॉन पोलर में हल होंगे। और हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, यही वजह है कि वो नॉन पोलर कंपाउंड या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। ठीक है जी। लास्ट में मेरे पास प्रॉपर्टी है लार्जर मॉलिक्यूल हैविंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या था, वो हमने आयोनिक कंपाउंड में बात की थी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते थे। अब उसकी क्या डिटेल है वो आप आयोनिक कंपाउंड से देख सकते हैं। सो ये मेरे पास सिंपल इसकी प्रॉपर्टी से 4-5, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर औकात आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड की अगर समझ आ गई तो उसको प्रॉपर्टीज को याद रखना, रिवाइज करना बिल्कुल ईजी होगा। सो आप इसको इस तरह से मैंने पॉइंट बना के लिखा है, आप इसको इसी तरह ही याद रख लें जी।